और दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ क्लास 10th FMM MCQs। तो आई होप तुम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो। इससे पहले के जो 52 क्वेश्चन थे वो उसी वीडियो में, ठीक है। अब शुरू करेंगे फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल क्या है, देखो। तो एक पहले तो ये चीज़ देख लो कि ये जो क्रिसिल है और अभी जो नेक्स्ट भी आने वाली हैं वो सब क्या है, वो सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ऐसा भी हो सकता है तुमको चारों में से 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम दे दे, ठीक है, और एक कोई दूसरा नाम हो और तुमको पूछे कि भाई ये बताओ कि इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, सही है। या फिर 3 नाम कोई और हो, एक उनमें से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, तो बताना है कि अच्छा कौन सी है, ठीक है। तो तुम मुझे कमेंट में ये बताओगे पहले तो कि चारों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है, ओके। उसके बाद उसका फुल फॉर्म मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग तो पता चल ही जाएगा, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड इंडिया लिमिटेड, चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इकरा? ICRA इसका फुल फॉर्म है। क्या है इसका फुल फॉर्म? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी तुमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर? केयर का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा अभी क्रिसिल, ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जो इकरा है ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जो हमारे पास ये केयर है ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। और एक और है, उसका नाम तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी इशूड एट। अगर कोई भी सिक्योरिटी जो होती है वो अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बिक जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। पार नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रीमियम, ठीक है। अगर वो अपने फेस वैल्यू से कम पे बिकी तो उसे बोलेंगे डिस्काउंट। और अगर वो फेस वैल्यू के इक्वल बिकी, अगर इक्वल टू फेस वैल्यू पे बिक गई, अगर फेस वैल्यू थी 10 और 10 रुपये पे शेयर अगर बिक गया तो उसके बोलेंगे हम लोग कि ये जो बिका है ये पार वैल्यू पे बिक गया। क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDR? GDR का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। और देखो यार, अभी भी मैंने तुम लोगों को इतनी बार बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी भी बच्चे पता नहीं मुझे क्या क्या लिख रहे हैं कमेंट में। एक बच्चे ने लिखा है नेशन सिक्योरिटी प्राइवेट। भाई वो नेशन सिक्योरिटी नहीं है, वो गलत ऑप्शन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि आप सही सीख जाओ, और सही बताया भी तो है। पर ध्यान से वीडियो देखने के बाद तुम लोग टाइम स्टैम्प पे लगा के गलत बता रहे हो। पता नहीं कैसे होगा तुम्हारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार ऐसे मत करो यार, गलत गलत मत बताओ, दिक्कत हो जाएगी खामखा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहे हैं? एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज द डैश इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट विद द एक्सचेंज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज को लिस्ट कर रहे होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो कौन कौन जो होता है जिसको अपनी सिक्योरिटीज लिक्विड, किसको अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवानी पड़ती हैं? वो कंपनी होती है, ठीक है। वो कंपनी जिसको चाहिए कि अच्छा मेरे को अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो चाहिए कि वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बन जाए मार्केट में, तो वो कंपनी जो होगी अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा लेगी, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ओके। अब लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। लॉक इन इंडिकेट्स अ डैश ऑन द सेल ऑफ शेयर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लॉक इन का क्या मतलब होता है? फ्रीज, ठीक है, कि अभी इसमें फ्रीज लग चुका है, अब इस पे अभी सिक्योरिटीज जो है वो सेल पर नहीं है। Question number 60. Any company making a public issue or a listed company making rights issue of value of more than dash is required to file a draft of a document with SEBI for its observation. अगर आप 50 लाख से ज़्यादा रुपए की सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको सेबी को ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा देखो हमने एक ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बनाया है, और सेबी के साथ आपको फाइल करना पड़ेगा वो। फिर सेबी अपना ऑब्जर्वेशन देगी उस पर, उसके बाद आप कुछ काम कर सकते हो आगे। Question number 62 is dash is an amount charged to the borrower for the privilege of using the lender's money. अब एक अमाउंट आपको बताना है जो कि आपको कब देना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 61 ऐसे हो गया। फीचर्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट आर। डेट इंस्ट्रूमेंट के फीचर क्या होते हैं? एक मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के बारे में हमको सबको पता है। एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तीसरा क्या है? कूपन रेट, जो कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट को हम कूपन रेट कह सकते हैं बॉन्ड के केस में।
क्वेश्चन नंबर 63, विच इज द फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज, कौन सा फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट है जो कि लोग यूज करते हैं। तो जब सेविंग बैंक अकाउंट तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ना, तो वहां पे सबसे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है कि इट इज द फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज, तो ये तुमको वहां से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मच इंटरेस्ट यू कैन अवेल ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि एनुअली पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में 8% का इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही अगर तुमसे पोस्ट ऑफिस का ही पूछ लिया तो तुमको पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी अपना आप देख लेना है। तो देखो यहाँ पे आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 65 पे, इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में अगर हम लोग देखें तो अ डिडक्शन ऑफ डैश परसेंटेज इज लिवेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपने प्री मेच्योर अगर विड्रॉल कर लिया, आपकी मेच्योरिटी डेट अभी नहीं आई थी और आपने उससे पहले ही अपने पैसे निकाल लिए, तो आपको कितने परसेंट का डिडक्शन देना पड़ेगा। 5% डिडक्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से हो जाएगा। और ये पोस्ट ऑफिस सेविंग जहाँ पे लिखा हुआ है आके उसकी लास्ट लाइन है, तो वहाँ पे देख सकते हो कि जो 10% बोनस भी मिलने वाला होता है वो भी डिनाई हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, द टर्म डैश इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इशू करता है, वो यूज करता है, कौन है वो डिबेंचर है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, आपको वो बताना है जो कि बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है एंड द एवरेज प्राइस मूवमेंट ऑफ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज वहां पर शो होती हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा इंडेक्स। अब अगर तुम लोगों को देख के इसको कंफ्यूजन हो गया तो हो सकता है तुम निफ्टी या सेंसेक्स में से कुछ लगा दो, पर ये बात याद रखो कि जो निफ्टी है वो इंडेक्स किसका है, इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो सेंसेक्स है वो किसका इंडेक्स है, वो इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। वो किसका इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपी। डीपी का फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैंने तुम लोगों से इस पार्ट 1 में पूछा था कि कौन कौन से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, जिसने पार्ट 1 में नहीं बताया वो पार्ट 2 में बता दो कि सेबी के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोग जो हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम। अगर कोई भी सिक्योरिटी जो होती है वो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे बिक जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो क्या ये ट्रू है, यस ये ट्रू है, तो ठीक है ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 70, इफ इट इज सोल्ड एट लेस देन इट्स फेस वैल्यू। अगर कोई भी सिक्योरिटी अपनी फेस वैल्यू से कम में बिक गई है तो हम उसको बोलते हैं कि वो डिस्काउंट में बिकी है। तो हाँ ये एकदम सही है, अगर इक्वल में बिकी है तो उसे बोलते हैं पार, अगर कम पे बिकी है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट, और अगर ज्यादा पे बिकी है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, इनमें से अगर तीनों में से कोई भी आ जाए तो तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, एडीआर का फुल फॉर्म बताना है। एडीआर का फुल फॉर्म बताना है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जीडीआर का फुल फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है ऊपर, और एडीआर का फुल फॉर्म ये है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे, वो क्या है, कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन। क्या ऐसा हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये तुम्हारे चैप्टर में ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 72, what is the minimum number of days for which a bid should remain open during book building process। अगर किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू फाइंड किया जाता है तो वो जो बिड आप कितने दिनों तक लगा सकते हो, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज हैं, तो वो 3 है मिनिमम नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन नंबर 73, द एनएससी सिस्टम ऑफर्स अ नेशन वाइड फैसिलिटी इन सिक्योरिटीज। नेशन वाइड बिडिंग, यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा, नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी। कोई भी कहीं भी बैठ के अपने फोन से अपने कंप्यूटर से बिडिंग कर सकता है। बिडिंग का मतलब है कि उसको कितने रुपए में खरीदना है, कितने में बेचना है। ये आईपीओ मार्केट के टाइमिंग्स है, इसको तुम लोग देख लेना। आईपीओ मार्केट के टाइमिंग्स ये होते हैं 10 से 5। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद सेबी एटलीस्ट प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। तो कितने दिनों पहले सेबी को प्रोस्पेक्टस मिल जाना चाहिए किसी भी कंपनी का, 30 दिन। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 दिन। 30 दिन के पहले पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सेबी उसको चेक करेगी, देखेगी, बताएगी कि वो सही है कि नहीं। द पब्लिक इशूज ऑफ कंपनीज आर हैंडल्ड बाय, जो कंपनी के पब्लिक इशूज होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, मर्चेंट बैंकर। ठीक है, मर्चेंट बैंकर उसको हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 77, द प्रोस्पेक्टस इज सबमिटेड टू फॉर इट्स अप्रूवल। प्रोस्पेक्टस किसको सबमिट किया जाता है, सेबी को सबमिट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग इसको भी ध्यान से देखो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 78, द प्राइम objective of admission to dealings on the exchange is to provide liquidity and marketability to securities। देखो, अगर हमारा
यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि क्या हमारा एक्सचेंज पे एडमिशन करना किसी भी सिक्योरिटीज़ का, या मतलब बेसिकली एक्सचेंज पे आके डील करना का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या ये होता है कि लिक्विडिटी मेंटेन हो और मार्केटेबिलिटी मिले सिक्योरिटीज़ को। तो हाँ, ये एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डी लिस्टिंग द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी वुड नो लॉन्गर बी ट्रेडेड एट दैट स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, जैसे ही सिक्योरिटीज डी लिस्टिंग हो जाती है सिक्योरिटीज की, वैसे ही वो बिकना बंद हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, डज सेबी रेकमेंड्स एन इशू टू इन्वेस्टर। क्या सेबी किसी भी इन्वेस्टर को इशू रेकमेंड करती है कि आपको ये लेना चाहिए, आपको ये नहीं लेना चाहिए? नहीं, सेबी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, तो देखो यार, अभी हम लोगों ने एडीआर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पर ये एडीआर नहीं है, ये एडीएस है। इसको ध्यान से देख लेना। अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर है ये। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएक्स? एमएक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। और एक एनवाईएसई है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म भी तुम्हें पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीसी? ओटीसी का इतना किसी ने फनी कोई ट्राइब चीफ करके कोई मुझे फुल फॉर्म बताया। यार ऐसे मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फोमो हो रहा है कि मैं कौन सी दुनिया से है कि मुझे ये पता नहीं है। देखो, कल तुम्हारा एग्जाम है, आज मेरे से मजाक मत करो प्लीज, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं तो तुम मुझे ऐसे ऐसे फुल फॉर्म बताओगे। ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। क्वेश्चन नंबर 84, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इज डन इन द मार्केट। कौन सी मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग की जाती है? दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, इन द सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग कैपिटल और फंड। नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट जो होता है वो दो तरीके के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ शेयर्स में डीलिंग चलती है। बट ये जो बोला हुआ है ना कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है वो क्यों बेची जा रही है? ताकि कैपिटल या फंड रेज किया जा सके। तो ऐसा जो होता है, ऐसा होता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, ऐसा प्राइमरी मार्केट में होता है, ना कि सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में बायर एंड सेलर्स होते हैं, आपस में सिक्योरिटीज के बीच में ट्रेड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 86, सेकेंडरी मार्केट कुड ईदर बी ऑक्शन और डीलर मार्केट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। ओवर द काउंटर इज अ पार्ट ऑफ ऑक्शन मार्केट। क्या ओवर द काउंटर ऑक्शन मार्केट का पार्ट होता है? नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 88, द स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ ऑक्शन मार्केट। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो ऑक्शन मार्केट का पार्ट होता है? यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 89, ओवर द काउंटर इज अ पार्ट ऑफ डीलर मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ओवर द काउंटर ऑक्शन मार्केट का पार्ट है, तो वो नहीं है। ठीक है, ओवर द काउंटर ऑक्शन मार्केट में नहीं होता, बट ओवर द काउंटर कहाँ पे होता है? डीलर मार्केट में होता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट जो है, अगर डीलर मार्केट होता तो ट्रू हो जाता। क्वेश्चन नंबर 90, अ डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? इसको हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से देखा था। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, म्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, दोनों मैंने तुम लोगों को बता दिया था। ओके, अब देखो यहाँ पे डीम्यूचुअलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, जो 3 फंक्शंस होते हैं वो क्लियरली सेग्रीगेट होते हैं। और 3 फंक्शन वो क्या है? देखो, जब भी तुमसे डीम्यूचुअलाइजेशन या म्यूचुअलाइजेशन पूछ लेगा तो तुम्हारे लिए 3 जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स। ठीक है, ट्रेडिंग भी नहीं, ट्रेडिंग राइट्स होना चाहिए यहाँ पे। ये 3 जो है वो तुम्हारे लिए कीवर्ड्स होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 91, द ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया यूज्ड टू टेक प्लेस थ्रू। कैसे होती थी पहले? ओपन आउटक्राई सिस्टम। यहाँ पे लिखा है यूज टू टेक प्लेस। ठीक है, अब कैसे होती है वो नहीं पूछा है, अब तो होती है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पे, है ना। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कैसे होता था? ओपन आउटक्राई सिस्टम होती थी। क्वेश्चन नंबर 92, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ डैश कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो एंटिटी के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ये तुम मुझको बताओगे। ठीक है, कमेंट करो इसका आंसर। शाम को मैं 7-8 बजे के करीब तुम्हारे लिए लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लाइव आ जाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई नो कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि क्या करे कैसे नहीं करे। देखो, टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो। कल तक तुम्हारे पास जितना टाइम है उतने में पढ़ाई कर लो, कल जो होगा वो देखा जाएगा। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला, आई एम लेटिंग यू नो हियर। ठीक है, ये पेपर कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि बच्चों से हो ना, तुम लोगों को अच्छे से पता है ये बात। अभी कोई ना कोई प्री बोर्ड, कोई ना कोई यूटी एग्जाम तो दिया ही होगा। और जब अगर अच्छे से पढ़ लोगे, सारे वीडियो जितने भी डाल दिए सब 2x पे देख डालो, कोई टेंशन ही नहीं होनी तुम लोगों को। ठीक है, और बस आई होप तुम्हारा पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।